हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आप आने वाले एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो में हम कौन सी चीज़ पढ़ने वाले हैं, ये है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, जो तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मेरी यही एडवाइस है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पर 48 क्वेश्चंस भी करने हैं और इन क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आए ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए फिर आप बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, थोड़ा बहुत हिस्ट्री को जानते हैं कि किस तरीके से इंडिया में क्रिमिनल लॉज की शुरुआत हुई और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉज starts with Indian Penal Code which was drafted by Thomas Babington Macaulay। क्रिमिनल लॉज की शुरुआत हुई थी इंडियन पीनल कोड के साथ में, जिसको ड्राफ्ट किया था थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने। तो नाम भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये भी सवाल आएगा कि क्या क्रिमिनल लॉज आने के पहले इंडिया में कोई और लॉज थे? तो इसका आंसर है हाँ। क्रिमिनल लॉज के आने से भी पहले इंडिया में होता था हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन, और इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर होती थी तो इन्हीं के द्वारा डील की जाती थी। जैसे कि हिंदूज़ में अगर कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो हिंदू पर्सनल लॉ के द्वारा उसको सॉल्व किया जाता था। मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती थी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से उन सभी चीज़ों को सॉल्व किया जाता था। इसके अलावा कुछ लोकल कस्टम और ट्रेडिशंस भी हुआ करते थे। लेकिन जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो ये थॉमस बैबिंगटन मैकॉले को इंडिया में बुलाते हैं। मैकॉले ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन था जिसको इंडिया बुलाया गया था वेस्टर्न एजुकेशन को लाने के लिए, और दूसरा काम यहाँ पे था लीगल रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो लीगल रिफॉर्म्स यहाँ पे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना ये था कि अभी तक इंडिया में जो भी लॉज हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं हैं। दूसरा इनका रीज़न ये था कि नॉन कोडिफाइड हैं, यानी कि कहीं भी लिखे हुए नहीं हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो बहुत सारे रीज़न दिए थे इन्होंने, और उसके बाद इंडिया में लीगल रिफॉर्म्स लाने की शुरुआत हुई। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि लॉ कितने टाइप्स का होता है। तो 2 टाइप्स के लॉज होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये 2 टाइप्स के लॉज कौन कौन से हैं? एक यहाँ पे है सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ हम उस लॉ को कहते हैं जहाँ पर क्राइम और पनिशमेंट की डेफिनेशन दी होती है, यानी कि ऐसा लॉ जहाँ पे ये बताया गया हो कि किस तरीके के क्राइम होते हैं और उसके लिए कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाती है। इसका फोकस होता है व्हाट पर, यानी कि लॉ क्या है, कौन कौन से लीगल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दूसरा यहाँ पे है प्रोसीजरल लॉ। इट डील्स विद द प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस लाइक एफआईआर एंड कोर्ट प्रोसीजर्स। एक बार जब क्राइम हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, एफआईआर कैसे लिखवाएंगे और कोर्ट का क्या क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें जहाँ पर लिखी हों उनको हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। ये फोकस करता है हाउ पर, यानी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया है। अब हम वापस से चलते हैं मैकॉले पर। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैकॉले ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन था। जब ये इंडिया आता है तो इसको फर्स्ट लॉ कमीशन का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब यहाँ से मैकॉले जो है
वो आईपीसी को ड्राफ्ट करना शुरू करता है। इंडियन पीनल कोड का पहला ड्राफ्ट तैयार किया जाता है 1834 में। अब इसके बाद 1837 का टाइम आता है। इसका ड्राफ्ट जो है वो उस टाइम के गवर्नर जनरल कैनिंग के सामने प्रेजेंट किया जाता है। कैनिंग के सामने प्रेजेंट करने के बाद 1856 में आईपीसी के ड्राफ्ट को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है इसके बाद, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर चली जाती है ब्रिटिश क्राउन में, और उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया थी तो सारी पावर वहाँ पर चली जाती है। और ऐसा करते करते 1860 का टाइम आ जाता है और फाइनली इंडियन पीनल कोड का इनैक्टमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है। जब कोई भी लॉ या कोई भी चीज़ ऑफिशियल तरीके से तैयार हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि इसका इनैक्टमेंट हुआ है, लेकिन जब उसको हम लागू कर देते हैं तो उसको इन्फोर्समेंट कहते हैं। तो इंडियन पीनल कोड 1860 में आ गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1862 में। यहाँ पे मैंने आपको लॉज के डेफिनेशन बताए हैं सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ के। तो आप ये जान लीजिए कि इंडियन पीनल कोड में क्राइम और उसका डेफिनेशन दिया गया था, कौन से क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होगी, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो ये एग्जाम्पल हुआ सब्सटैंटिव लॉ की। अब जब यहाँ पे सब्सटैंटिव लॉ बन जाता है तो ज़रूरत पड़ती है प्रोसीजरल लॉ की, यानी कि अब ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि क्राइम होने के बाद का कौन सा प्रोसेस होगा। तो इसके लिए अब यहाँ पे आता है CRPC, जिसको कहते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये आता है 1973 में, लेकिन आज आप ये जान लीजिए कि इसको भी 1861 से ही स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टेजेस से पास होने के बाद में ऑफिशियली CRPC आता है 1973 में। CRPC को ड्राफ्ट करने का काम भी मैकॉले के टाइम पर स्टार्ट हो जाता है 1861 में, लेकिन इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं और अमेंडमेंट होते होते 1898 का टाइम आ जाता है। और इसके बाद में 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में ये जो CRPC है इसको रिमूव कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तो हम अपना खुद का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लाएंगे। लेकिन बाद में इसी को फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है 1970 में, और ऑफिशियली 1973 में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया है, पर आप इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। इसी के बीच में 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट भी आता है, जिसको ड्राफ्ट करने का काम किया था जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने। तो ये नाम आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से इंडिया में 3 क्रिमिनल लॉज मिल जाते हैं, इंडियन पीनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये जो तीनों लॉज हैं ये 2023 तक चलते हैं और इनको रिप्लेस कर दिया जाता है BNS, BNSS और BSA के द्वारा। BNS का फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता, BNSS का फुल फॉर्म है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BSA का फुल फॉर्म है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इनसे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने लिखी हैं जो शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। These laws were tabled in लोकसभा on 11 अगस्त 2023 by अमित शाह। तो इन सभी को प्रेजेंट किया गया था लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि जैसे ही इसको लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था उसके कुछ टाइम बाद फिर से उसको विड्रॉ कर लिया गया था कुछ चेंजेस करने के लिए। चेंजेस करने के बाद में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और इस तरीके से ये बिल पास हो जाता है। प्रेसिडेंट का एसेंट यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है 25 दिसंबर 2023 को और ये लागू हो जाता है 1 जुलाई 2024 से। यहाँ तक हमने जो भी बात की है वो बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में बात की है, किस तरीके से ये क्रिमिनल लॉज आते हैं और इनको भी रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू क्रिमिनल लॉज के द्वारा, जो कि आज के वीडियो का टॉपिक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं
कि इसको लाने का लक्ष्य क्या है। इसको लाने का जो गोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। टू डीकोलोनाइज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड मेक इट सिटीजन सेंट्रिक, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड टाइम बाउंड। तो इसको लाने का पर्पज़ ये है कि इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डीकोलोनाइज किया जाए, यानी कि इंडिया जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था तब के ये लॉस थे, तो इस वजह से इसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया। अब इसको सिटीजन सेंट्रिक बनाया गया है, यानी सिटीजन को ध्यान में रखकर। टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। टाइम बाउंड, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे टाइम भी मेंशन किए गए हैं जिससे कि जस्टिस सिस्टम और फास्ट हो सके। पहले के जो लॉस थे वहाँ पे टाइम पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया गया था, लेकिन इस बार का लॉ अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो हर चीज़ के लिए वहाँ पे टाइम भी दिया गया है। गोल पढ़ने के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है टोटल सेक्शन, यानी इसमें कितने सेक्शन हैं। 358 सेक्शन हैं। पहले जो IPC था उसमें 511 सेक्शन थे। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि BNS ने किसको रिप्लेस किया है, BNSS ने किसको रिप्लेस किया है और BSA ने किसको रिप्लेस किया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि BNS ने रिप्लेस किया है इंडियन पीनल कोड को, BNSS ने रिप्लेस किया है CRPC को और BSA ने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो किसने किसको रिप्लेस किया ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। दूसरा पॉइंट है इट डिफाइंस ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट, यानी कि किस तरीके के क्राइम हैं और उन क्राइम को करने के लिए कौन सी पनिशमेंट मिलेगी ये यहाँ पर बताया गया है। तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सा लॉ होगा, सब्सटैंटिव या प्रोसीजरल। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सब्सटैंटिव लॉ है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन दिया गया है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेजर रिफॉर्म्स एंड एडिशंस के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है टेररिज्म। सेक्शन 113 में टेररिज्म को डिफाइन किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रखिएगा टेररिज्म को पहली बार डिफाइन किया गया है और इसमें वो सारे एक्ट कवर होंगे जो इंडिया के यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, यानी भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को जो भी खतरा पहुंचाएंगे तो उनमें टेररिज्म भी शामिल है। अगर कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो उसको कौन सी पनिशमेंट या फिर सज़ा मिलेगी, तो उनको डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, यानी कि किस तरीके का टेररिज्म उन्होंने किया है उसके ही अकॉर्डिंग इनको डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे है न्यू एंड मॉडिफाइड ऑफेंसेस। यहाँ से ना क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आगे हम देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में सेक्शन 111 और 112 में। यहाँ पे कौन कौन से एक्ट हैं, जैसे कि कोई भी रैकेट चलाता है, किडनैपिंग करता है और फिरौती मांगता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेता है किसी को मारने के लिए, या फिर इसके अलावा भी कुछ स्टैंड अलोन ऑफेंसेस हैं। तो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो कि अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत आएंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल करके अपना एक ग्रुप बनाते हैं और क्राइम करते हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गैंग बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को भेज करके क्राइम करवाते हैं। दूसरा यहाँ पे मॉब लिंचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 103 में इसको डिफाइन किया गया है रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट ऑफेंस, यानी कि अब इसको अलग से ऑफेंस माना गया है। पहले ये एक ही साथ होते थे, लेकिन अब मॉब लिंचिंग को अलग कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग में क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन को भीड़ ने मिल करके मार दिया है तब हम उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनाल्टी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हिट एंड रन या फिर रैश ड्राइविंग, यानी किसी ने बहुत लापरवाही से ड्राइविंग की है और उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो उनके लिए भी पनिशमेंट यहाँ पे बताई गई है।
आप यहाँ पे याद रखेंगे, इसको दिया गया है सेक्शन 106 के क्लॉज 2 में। इट प्रिस्क्राइब्स इन्हांस्ड पनिशमेंट, यानी कि रैश ड्राइविंग की वजह से अगर किसी की डेथ होती है या फिर अगर कोई भी ड्राइविंग करते हुए किसी को हिट कर देता है और वहाँ पर छोड़ करके भाग जाता है, तो उनके लिए 10 इयर्स तक की जेल यहाँ पर होगी। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि ये जो सेक्शन है इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, यानी अभी इसको होल्ड पर रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है चेंजेस टू पनिशमेंट एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं पनिशमेंट में। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस है बहुत ट्रेंडिंग पर रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस। छोटे मोटे क्राइम के लिए कम्युनिटी सर्विस स्टार्ट किया गया है, यानी कि किसी ने छोटा क्राइम किया है तो उनको बोला जाएगा कि आप जाकर के ये काम कर दीजिए, या फिर कहीं ना कहीं उनको भेज के कोई ना कोई कम्युनिटी सर्विस का काम कराया जाएगा। और ये पहली बार लाया गया है तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। पहले जो सेडिशन लॉ यानी कि देशद्रोह का कानून होता था इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A में, उसको रिपील कर दिया गया है। इसको रिप्लेस कर दिया गया है एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे एक्ट जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं। तो ये अब आ गया है BNS के सेक्शन 152 में, यानी कि देश के विरुद्ध अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो अब यहाँ पे डील किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये आपको याद रखना है, BNS प्लेसेस दीज ऑफेंसेस इन द फर्स्ट चैप्टर, यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रहे हैं उसको BNS के पहले चैप्टर में रखा हुआ है। और इससे पता चलता है कि ये जो लॉज हैं ये सिटीजन सेंट्रिक हैं। पहले जो इंडियन पीनल कोड था वो देश के खिलाफ में जो क्राइम होते थे उसको पहले चैप्टर में रखते थे, लेकिन BNS ने वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड क्राइम को पहले चैप्टर में रखा है। अगला यहाँ पे है रेप एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये आपको ध्यान रखना है कि रेप जो है ये सेक्शन 64 एंड 65 में आएगा। इट रिटेन्स ए जेंडर स्पेसिफिक प्रोविज़न, यानी कि रेप अभी भी जेंडर रिलेटेड है, यानी वुमेन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट, इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है और इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है पर्सन का, यानी कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं ये किसी भी पर्सन के साथ हो सकते हैं, केवल वुमेन के साथ हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जेंडर न्यूट्रल ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्टेटमेंट में ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार का जो BNS बनाया गया है वहाँ पे सिंप्लीफाइड लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है। पहले यहाँ पे टर्म यूज़ किया जाता था वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, तो अब किंग वगैरह तो नहीं है, तो पुराने जो वर्ड थे ना उसको भी हटा करके नए वर्ड से, मॉडर्न वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे हमने BNS के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि एक प्रोसीजरल लॉ है और इसमें बताया जाता है कि क्राइम होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगा, ट्रायल कैसे होगा और अरेस्ट कैसे किया जाएगा। इट हैज़ 531 सेक्शन, यानी कि इसमें 531 सेक्शन हैं। CRPC में 484 हुआ करते थे, तो यहाँ पे ज़्यादा सेक्शन बनाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन और FIR से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हुई हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है EFIR, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको सेक्शन 173 के क्लॉज 1 में रखा गया है। अलाउड फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी EFIR तभी आप करा सकते हैं जब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हों। अब यहाँ पे ये भी आपका डाउट आएगा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब है सीरियस ऑफेंसेस, यानी जिसके लिए तुरंत कार्रवाई करना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि किसी का मर्डर हो गया, कहीं पे कुछ ज़्यादा सीरियस क्राइम हो गया, तो उनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं।
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब है लेस सीरियस क्राइम, यानी कि ऐसे क्राइम जो थोड़ा सा कम सीरियस हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए ही इसको अलाउ किया गया है। इट मस्ट बी फिजिकली वेरीफाइड विद इन 3 days, यानी कि EFIR तो आपने कर दिया, लेकिन फिजिकली भी इसको 3 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई करना होगा। इसका पर्पस क्या है? सिंप्लीफाइज रिपोर्टिंग, एलिमिनेट्स जियोग्राफिक एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड इनेबल्स प्रॉम्प्ट एक्शन, यानी सारी चीज़ें फास्ट हों, यही इसका पर्पस है। इसके अलावा 0 FIR मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर्मली कोडिफाइड, यानी कि अब इसको फॉर्मल तरीके से लिख दिया गया है, बता दिया गया है। 0 FIR allows a complainant to approach any police station to immediately register the FIR, overcoming territorial jurisdiction limit। 0 FIR का मतलब ये है कि अब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लिखवा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जहाँ पे क्राइम हो रहा है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर होता था, लेकिन ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, तो FIR लिखवाने के लिए भी विक्टिम को बहुत डर लगता था। तो इस वजह से अब यहाँ पे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को हटा दिया गया है, यानी कि आप कहीं पर भी जाकर FIR लिखवा सकते हैं। बाद में वो FIR आपके एरिया में आएगा, उसका अलग प्रोसेस होता है। यही है 0 FIR। इसमें टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या फिर जियोग्राफिकल बाउंड्री को ख़त्म कर दिया गया है। अगला यहाँ पे है विक्टिम्स राइट्स, यानी कि विक्टिम के कौन से अधिकार हैं? तो इनका अधिकार है कॉपी ऑफ द FIR एंड फाइनल रिपोर्ट टू बी गिवन टू द विक्टिम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो भी FIR की कॉपी है और फाइनल रिपोर्ट है ये विक्टिम को भी मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला यहाँ पे हम बात करते हैं कस्टडी और बेल से रिलेटेड। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टाइम पीरियड, डायरेक्टली पूछा गया है, तो अब यहाँ से आपको और ध्यान से पढ़ना होगा। पुलिस कस्टडी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे टाइम है 15 days का। इट कैन बी टेकन इंटरमिटेंटली इन पार्ट्स at any time within first 40 or 60 days of the total 60 और 90 day investigation period। इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन पीरियड 60 से 90 डेज के बीच में चलना है, तो इसका पहला जो 40 डेज होगा, इन 40 डेज में किसी भी 15 डेज में आपको पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आज आपको पुलिस कस्टडी में लिया गया, कल आपको पुलिस कस्टडी से छोड़ा भी जा सकता है, फिर उसके कुछ टाइम बाद ये पुलिस कस्टडी में फिर से ले सकते हैं, और ऐसा करते हुए मैक्सिमम आपको 15 डेज ही पुलिस कस्टडी में रहना होगा। तो पुलिस कस्टडी का मैक्सिमम टाइम है 15 डेज। इसके बाद यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट बेल। ये आता है सेक्शन 187 के क्लॉज 3 में। क्वेश्चन पूछा गया है 60 डेज फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ लेस देन 10 years, यानी ऐसा कोई क्राइम है जिसकी सज़ा 10 साल से कम की है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा 60 डेज के अंदर अंदर। 90 डेज फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ 10 years और मोर और विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कोई ऐसा क्राइम है जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा की है या फिर उसकी सज़ा है डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो इस केस में डिफ़ॉल्ट बेल 90 डेज में दिया जाएगा। यानी 10 साल से कम की सज़ा वाला क्राइम है तो 60 डेज, इससे ज़्यादा का है तो 90 डेज इसका पीरियड होगा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यहाँ पे आया है जो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला पॉइंट है सर्च एंड सीजर का, मैंडेटरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन, यानी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कोई भी चीज़ अगर सीज किया जा रहा है तो इसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना मैंडेटरी हो गया है। ये सेक्शन 105 में दिया गया है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न आ सकती है सेक्शन 185 को लेके, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना कंपलसरी है, ये बताया गया है सेक्शन 105 में। सेक्शन 185 में ये कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा
बिना वारंट के भी सर्च और सीजर ऑपरेशंस किए जा सकते हैं अगर उनको ज़रूरी लगता है। यानी कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसका जल्दी से सर्च एंड सीजर ऑपरेशन नहीं किया गया तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। यानी इन केस अगर वो नेसेसरी है तो बिना वारंट के भी यहाँ पे चीज़ें की जा सकती हैं, ये इसमें बताया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी अब अगर कोर्ट को सम्मन भेजना है, सम्मन का मतलब होता है बुलावा भेजना, वारंट भेजना है, कोर्ट के ऑर्डर्स भेजने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा सकता है। ट्रायल्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ये सेक्शन 530 से 532 में दिया गया है। जो भी स्टेटमेंट हैं, ट्रायल है, जजमेंट्स है, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया गया है। अब हम यहाँ पे ट्रायल एंड जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं। तो टाइम बाउंड प्रोसीजर है। मैंने आपको कहा है कि इस बार स्पेसिफिक टाइम भी बताया गया है। चार्जशीट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 90 डेज एक्सटेंडेबल टू 180 डेज। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी चार्जशीट है उसको 90 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है, या फिर 180 डेज भी कुछ केसेस में यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है। चार्जशीट में किसी भी क्राइम की पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं, यानी स्टार्टिंग से कैसे क्राइम हुआ, कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जजमेंट्स मस्ट बी प्रोनाउंस्ड विद इन 45 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। यानी ट्रायल कंक्लूड हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो उसके 45 डेज के अंदर अंदर ही जजमेंट भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, फॉरेंसिक एंड साइंस सपोर्ट। अगर कोई भी ऐसा क्राइम है जिसका पनिशमेंट 7 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा का है, तो वहाँ पे फॉरेंसिक टीम मैंडेटरी कर दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। यानी ऐसा क्राइम जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, वहाँ पे फॉरेंसिक टीम इन्वेस्टिगेट करेगी, ये कंपलसरी है। एक नेशनल फॉरेंसिक डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मर्सी पिटिशन। यानी अगर किसी भी एक्यूज्ड को दया याचिका करनी है तो वो कैसे करेंगे। ए 30 डे लिमिट फॉर फाइलिंग ए मर्सी प्लिया विद द प्रेसिडेंट और गवर्नर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म्स ए डेथ सेंटेंस। यानी किसी भी क्राइम में अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस कन्फर्म कर दिया गया है, तो उसके बाद 30 डेज का टाइम मिलेगा प्रेसिडेंट या गवर्नर से दया याचिका करने का। यहाँ पे हमने BNSS से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। अब हम बात करते हैं BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, जो लॉ ऑफ एविडेंस है। अब यहाँ पे भी बताया गया है कि किस तरीके से एविडेंस को प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये किस तरीके का लॉ हुआ? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रोसीजरल लॉ, क्योंकि यहाँ पे एविडेंसेस से रिलेटेड प्रोसीजर्स बताए गए हैं। इट हैज़ 170 सेक्शन। इसमें 170 सेक्शन हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन थे। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? पहला यहाँ पे है डिजिटल एविडेंस। यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एज प्राइमरी एविडेंस, सेक्शन 56 से 63 तक। पहले क्या होता था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते थे उनको सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था, लेकिन अब कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी प्राइमरी एविडेंस होंगे। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकते हैं? ईमेल, SMS, ऑडियो वीडियो, CCTV, मेटाडाटा। तो इन सभी का सेम लीगल वैल्यू होगा जैसे ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंट का होता है। पहले इसको सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था और इसको प्रूफ करने के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट लगता था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो भी डिजिटल एविडेंस दिए जाएंगे वो मेटा डाटा से वेरीफाई किए जा सकते हैं, हैश वैल्यू या फिर किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के सर्टिफिकेट से भी वेरीफाई किया जा सकता है। मेटा डाटा का मतलब होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन
जिससे कोई और भी इंफॉर्मेशन जानी जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, डिफिनीशंस को अपडेट किया गया है। डॉक्यूमेंट की जो डिफिनीशन होती थी उसको और भी ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट्स का मतलब डिजिटल डाटा भी है, फोटोग्राफ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स भी है। अगला यहाँ पे आता है एक्सपर्ट विटनेस, जिसको सेक्शन 45 दिया गया है, बीएसए के सेक्शन 45 में दिया गया है। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उसको क्लैरिफाई किया गया है कि एक्सपर्ट कौन होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट, डिजिटल एनालिस्ट, हैंड राइटिंग एंड वॉइस एक्सपर्ट जो हैं ये एक्सपर्ट में आएंगे। वर्चुअल टेस्टिमोनी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो विटनेसेस हैं जो गवाही देते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा भी उसको दे सकते हैं। आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा ना कि जो भी विटनेस होते थे, जो गवाही देने वाले होते थे, उनको विलन्स के द्वारा मार दिया जाता था। तो अभी यहाँ पे विटनेस जो है वर्चुअल टेस्टिमोनी यहाँ पे उनका हो सकता है। यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो थ्योरी वाला पार्ट था, यानी कि हमने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। इसके बाद यहाँ पर हम 48 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको अटेम्प्ट करना है और आपको बताना है कि इसको अटेम्प्ट करने के बाद आपके कितने स्कोर आए। अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो हमने थ्योरी में कवर नहीं किया है। तो थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ग्रांटेड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 एक्सटेंड्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स प्रेडिसेसर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 को इसके पहले वाले एक्ट यानी कि प्रिजनर एक्ट 1920 से किस तरीके से इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, परमिटिंग कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डाटा। पहले वाला जो प्रिजनर एक्ट था वहाँ पर बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करने की परमिशन नहीं थी, पर 2022 में ये परमिशन दे दी गई है। अब यहाँ पे जो आइरिस है, रेटिना है, सिग्नेचर है, हैंड राइटिंग है, इन सभी को भी कलेक्ट किया जा सकता है। पहले केवल फिंगरप्रिंट और फोटो ही लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच प्रिंसिपल ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंश्योर्स दैट एंटिटीज कलेक्टिंग पर्सनल डाटा मस्ट ऑब्टेन एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। तो ये हम अलग से भी एक छोटी सी वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ही लिख दिया है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया 2023 में। तो यहाँ पे जो भी पर्सनल डाटा कलेक्ट किया गया उसमें इंडिविजुअल की सहमति ज़रूरी है। तो किस फ्रेमवर्क के अंदर इसको बताया गया है वो पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क है। उसमें बोला गया है कि अगर आप किसी का पर्सनल डाटा ले रहे हैं तो उस इंडिविजुअल की सहमति ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे हम बीएनएस वाले क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पे आपको बीएनएस के रिगार्डिंग सही वाले स्टेटमेंट बताने हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है, बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस, यानी छोटे ऑफेंसेस के लिए यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट लाया गया है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है, समरी ट्रायल्स हैज़ बीन लिमिटेड टू ओनली सीरियस ऑफेंसेस अंडर द न्यू लॉ। यहाँ पे कहने की समरी ट्रायल केवल और केवल सीरियस ऑफेंसेस के लिए है। तीसरा स्टेटमेंट है, द रिफॉर्मेटिव अप्रोच एम्स टू इंश्योर सोसाइटल री इंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स। रिफॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि जहाँ पर आप किसी भी ऑफेंडर या फिर क्रिमिनल को सुधारने का प्रयास करते हैं तो इसका एम यही होता है कि इनको सुधार दिया जाए और सोसाइटी में फिर से री इंटीग्रेट कर दिया जाए। जैसे अगर छोटे बच्चे कुछ क्राइम करते हैं तो उनको सुधार गृह में भेजा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है वही बताना था।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि समरी ट्रायल जो है वो सीरियस ऑफेंसेस के लिए नहीं है, माइनर ऑफेंसेस के लिए है, तो ये यहाँ पर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रमोट्स ई फाइलिंग एंड वर्चुअल ट्रायल्स टू एक्सपेडाइट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे कह रहे हैं कि BNSS प्रमोट करता है ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को, जिससे कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और फास्ट हो जाए। इसका रीज़न दिया हुआ है, द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम्स टू रिड्यूस केस पेंडेंसी एंड एनहांस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन का ये एम है कि केस जो पेंडिंग रह जाते हैं वो कम हो और जस्टिस जो हो एक्सेसिबल हो। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों यहाँ पे सही हैं और ये जो रीज़न है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यही एम है केस पेंडेंसी कम हो, इसी वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर इन कंफॉर्मिटी विद द लॉ अकॉर्डिंग टू द BNS 2023 हैज़ ही कमिटेड एन ऑफेंस। यहाँ पे कहने कि अगर किसी सोल्जर ने अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पर किसी भीड़ पर फायर किया तो क्या BNS के अकॉर्डिंग उसने कोई क्राइम किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नो, कोई क्राइम नहीं किया है, बिकॉज ही बिलीव्ड इन गुड फेथ दैट ही वॉज बाउंड बाय लॉ। यहाँ पर सोल्जर ने कोई भी क्राइम नहीं किया है क्योंकि वो लॉ के द्वारा बाउंड था और उसमें रहकर ही काम किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एज पर चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ऑफ BSA 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चैप्टर 1 जो है BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो उनमें से कौन सा एक्ट एप्लीकेबल नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एफिडेविट सबमिटेड बिफोर कोर्ट ऑफिसर, ये चैप्टर 1 में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 7 है, द न्यू क्रिमिनल लॉज एम्स टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा लॉज विथ ए फोकस ऑन। नए क्रिमिनल लॉ ब्रिटिश एरा के लॉ को रिप्लेस कर रहे हैं किस फोकस के साथ में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस डिलीवरी एंड सिटीजन राइट्स, यहाँ पर फोकस है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर चैप्टर 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज प्राइमरी एविडेंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि BSA के अकॉर्डिंग प्राइमरी एविडेंस कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय वन ऑफ द पार्टीज, यानी जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस केस में, उनमें से किसी एक पार्टी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे वो प्राइमरी एविडेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के लिए कौन सा पनिशमेंट दिया गया है BNS में? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ BNSS 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 64 to 71 ऑफ BNS 2023। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि BNS में सेक्शन 64 से 71 तक के जो भी ऑफेंसेस हैं उसका जो ट्रायल किया जाएगा BNSS 2023 में, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये जो सेक्शन 64 से 71 तक का है, यहाँ पर विमेन से रिलेटेड क्राइम के बारे में बताया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दीज ऑफेंसेस शैल एज फार एज प्रैक्टिसेबल बी ट्राइड बाय कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर बाय अ वुमेन, यानी यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड क्राइम है, तो अगर इसका ट्रायल हो रहा है वो ट्रायल उस कोर्ट में हो जिसको वुमेन प्रिजाइड करें। तो ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कर सकते हैं तो इसका ट्रायल
इन्हीं के द्वारा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मेजर रिफॉर्म डस BSA ब्रिंग? यहाँ पे कह रहे हैं कि BSA जो है इसके द्वारा कौन सा मेजर रिफॉर्म आया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटाइजेशन ऑफ एविडेंस। हमने देखा है कि अब डिजिटल एविडेंस भी प्राइमरी एविडेंस होंगे, तो ये रिफॉर्म आया है। अगला क्वेश्चन है, एज पर BNSS 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि BNSS में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक फ़ोन और कंप्यूटर। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको फ़ोन, कंप्यूटर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा गया है वो इसमें आएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 25(1) ऑफ द BNSS 2023 what may the court do when a person is convicted in one trial for multiple offenses? यहाँ पे कह रहे हैं कि BNSS के सेक्शन 25(1) के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए कन्विक्टेड है तो कोर्ट को क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मे इम्पोज पनिशमेंट टू रन ईदर कंकरेंटली और कंसिक्यूटिवली एज अप्रोप्रिएट। यानी मल्टीपल ऑफेंसेस हैं तो सभी की पनिशमेंट एक साथ भी चला सकते हैं और अलग करके भी, जैसा ठीक लगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी ऑफेंसेस के लिए केवल एक पनिशमेंट दे देना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ दियर नेचर, तो बिल्कुल गलत है। और ऐसे क्वेश्चन ना कभी कभार इजी होते हैं और अगर आपको सेक्शन नहीं भी पता तभी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। अगला यहाँ पे है, विच एक्ट रिप्लेसेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? CRPC को किस एक्ट ने रिप्लेस किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, BNSS ने। अगला यहाँ पे है, व्हाट इज़ अ की फीचर ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड कौन सी विशेषता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इट रिकॉग्नाइजेस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग। यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब यहाँ पर लिए जाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सक्लूड किया गया है, तो ऐसा नहीं है। मैंडेट किया है नोटराइजेशन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ऐसा भी नहीं है। लिमिट्स द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये भी नहीं है। अगला है यहाँ पर, अंडर द BSA विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज ट्रीटेड एज इक्वल टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब बराबर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के। क्वेश्चन नंबर 17, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम मॉडर्नाइजेस डैश बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्रोविजन फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि BSA किसको मॉडर्नाइज करता है? टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंस से रिलेटेड प्रोविज़न को ला करके। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एविडेंस के जो लॉज हैं उसको मॉडर्नाइज किया गया है BSA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द भारतीय साक्ष्य संहिता? तो इसको BSA लिखा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इट अलाउज डिजिटल एविडेंस एज प्राइमरी एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द BNSS फॉर हाउ लॉन्ग कैन ए सस्पेक्ट बी डिटेन्ड विदाउट ए मैजिस्ट्रेट्स अप्रूवल? यहाँ पे आप नए टाइप के क्वेश्चन भी देख रहे हैं, तभी मैंने कहा है कि थ्योरी वाला पार्ट भी ज़रूरी है और क्वेश्चंस भी ज़रूरी हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना मैजिस्ट्रेट के अप्रूवल के किसी भी सस्पेक्ट को, यानी जिस पे संदेह किया गया है, उसको कितने टाइम के लिए डिटेन किया जा सकता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 24 आवर्स, उससे ज़्यादा टाइम के लिए डिटेन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द BNS 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग? तो
तो यहाँ पे भी मॉब लिंचिंग का पनिशमेंट पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ का पनिशमेंट है, लेकिन 7 ईयर्स नहीं लिखा हुआ है, पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे इसी तरीके से लिखा हुआ था, तो 7 ईयर्स यहाँ पे नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ है। क्वेश्चन नंबर 21, इन द BNS 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कंसर्निंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। विमेंस के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं इसमें कौन सा प्रोविज़न पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है BNS में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोविज़न फॉर कैपिटल पनिशमेंट इन केसेस ऑफ गैंग रेप ऑफ अ वुमेन अंडर 18 ईयर्स। यानी 18 ईयर्स से कम की वुमेन का अगर गैंग रेप किया जाता है तो मृत्यु दंड का पनिशमेंट यहाँ पर लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू ऑफेंस डिफाइंड अंडर द BNS 2023। कौन सा नया यहाँ पे ऑफेंस डिफाइन किया गया है BNS 2023 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टेररिज्म जो है या फिर टेररिस्ट एक्ट, इसको डिफाइन किया गया है। सेडिशन को हटा दिया गया है, एडल्ट्री को भी हटा दिया गया है, ये वाला यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द BNS 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एम्फसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रिमिनल लॉ रिगार्डिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो लॉ होते हैं पहली बार इसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंडर न्यूट्रलिटी इन सेक्सुअल असॉल्ट डेफिनेशन। हमने पहले ही पढ़ा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं अब उनको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन एडमिशन अंडर द BSA 2023। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि BSA 2023 के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें एडमिशन माना जाएगा। एडमिशन का मतलब है जो एविडेंस आप दे रहे हैं उनको ले लिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ए वॉलंटरी स्टेटमेंट बाय ए पार्टी एक्नॉलेजिंग ए फैक्ट। इसका मतलब ये है जो एविडेंस दे रहा है या फिर कुछ भी बता रहा है वो अपनी इच्छा से स्टेटमेंट दे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डीक्रिमिनलाइज्ड एज पर द BNS 2023। यहाँ पे कह रहे हैं कि BNS 2023 के द्वारा कौन से क्राइम को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी अब उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, अटेम्प्ट टू सुसाइड, यानी आत्महत्या की कोशिश को अब यहाँ पे क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी किसी पब्लिक ऑफिशियल के पास जाता है और उन पे दबाव बनाता है कि अगर आपने मेरा ये पर्टिकुलर काम नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो इस केस में अगर आप किसी को ड्यूटी करने से रोकते हैं, किसी पब्लिक ऑफिशियल को आत्महत्या की धमकी देके, तो वहाँ पे उसको क्राइम माना जाएगा। लेकिन जो लोग खुद के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्फेशंस मेड टू पुलिस ऑफिसर अंडर BSA 2023। इसमें पूछा गया है कि जो भी कन्फेशन या जो गवाही दी जाती है पुलिस को BSA 2023 एक्ट के अंतर्गत, तो इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ यहाँ पे सही है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनएडमिसिबल अनलेस मेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, यानी बिना मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई भी गवाही दी गई है उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुलिस कई बार प्रेशर में भी गवाही दिला देती है। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द BNSS एवरी पुलिस स्टेशन मस्ट मेंटेन व्हाट डिजिटल रजिस्टर। BNSS के अंतर्गत हर पुलिस स्टेशन को कौन सा डिजिटल रजिस्टर मेंटेन करना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, डेली जो केस रजिस्टर हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए भी डिजिटल रजिस्टर मेंटेन करना है। EFIR के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन अब डेली केस के लिए भी डिजिटल रजिस्टर होना इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। असर्शन में बताया गया है
BNS include specific provision for community service as punishment। तो यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस को लाया गया है पनिशमेंट के तौर पर। रीज़न दिया गया है दिस रिफॉर्म एम्स टू रिड्यूस जेल टाइम बाय इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी सर्विस फॉर पेटी ऑफेंसेस। छोटे ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस इस वजह से लाया गया जिससे कि जेल टाइम को कम किया जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, और यहाँ पे ये जो रीज़न है ये असर्शन को एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज गवर्न्स क्रिमिनल ऑफेंसेस इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिमिनल ऑफेंसेस को इंडिया में किस लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय न्याय संहिता। यहाँ पे लॉज दिए गए हैं, उनका डेफिनेशन दिया गया है। यहाँ पे एविडेंस से रिलेटेड कैसे प्रोसीजर होगा वो बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और कोर्ट प्रोसीजर कैसे होगा वो इसमें बताया गया है। तो एक एक लाइन हमने जो पढ़ा है, समझा है, वो सब ज़रूरी है। अगला यहाँ पे है एज पर BNSS 2023 हाउ शुड एवरी समन्स इशूड बाई ए कोर्ट बी फॉर्मेटेड। यानी जो भी बुलावा दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा वो किस तरीके से होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इन डुप्लीकेट, साइंड एंड सील और सेंट वाया इनक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्म। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का डुप्लीकेट, साइंड, सील और सेंट वाया इनक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्म, ये इसका फॉर्मेट हो सकता है। वैसे भी ऑप्शन यहाँ पर आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं। अगला है यहाँ पर The BSA places emphasis on the use of technology to ensure the authenticity of evidence. This is particularly relevant for। यहाँ पे कहने की BSA जो है इसमें टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है जिससे एविडेंस की ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित हो पाए। ये पर्टिकुलरली किसके लिए रिलेवेंट होगा? तो राइट आंसर है डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए रिलेवेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, द BSA एम्स टू अलाइन इंडियन एविडेंस लॉ विथ एडवांसमेंट्स इन। यहाँ पे कह रहे हैं कि BSA का एम है कि वो इंडिया के एविडेंस लॉ को और ज़्यादा एडवांस करे, किसके साथ में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरेंसिक साइंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे भी ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द BNS 2023 consolidates and amends provisions related to which branch of law। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो BNS है ये लॉ के किस ब्रांच के प्रोविज़न को अमेंड करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ को। मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉ दो टाइप्स के होते हैं, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल। BNS जो है यहाँ पे क्राइम की डिफिनीशन और पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, तो ये क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंश्योर्स एक्सेस टू FIR थ्रू विच पोर्टल। तो यहाँ पे कह रहे कि BNS जो है ये FIR का एक्सेस किस पोर्टल से इंश्योर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, CCTNs। इसका ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। यहाँ पर इसी पोर्टल के द्वारा FIR को एक्सेस किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है द BNS नाउ एक्सप्लिसिटली डिफाइंस एंड क्रिमिनलाइजेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफेंस दैट माइट फॉल अंडर पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर BNS। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है, इनमें से कौन सा पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएगा, यानी थोड़ा सा लेस सीरियस होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थेफ्ट कमिटेड बाय अ गैंग। अगर चोरी किया गया है तो ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। क्वेश्चन नंबर 36 है अंडर BNSS द पीरियड फॉर डिफॉल्ट बेल इन माइनर ऑफेंसेस इज कैप्ड एट। तो मैंने आपको डिफ़ॉल्ट बेल का पीरियड बताया था 60 डेज़ और 90 डेज़ होता है। यहाँ पे माइनर ऑफेंस का पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 डेज़। क्वेश्चन नंबर 37, इन BNSS विच कोर्ट मे ग्रांट डिफ़ॉल्ट बेल
आफ्टर टाइम लिमिट लैप्स, यानी कि टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद किस कोर्ट के द्वारा डिफ़ॉल्ट बेल को दिया जा सकता है BNSS के अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही ये जो डिफ़ॉल्ट बेल है वो दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, द BNS वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ। BNS को किसके पार्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, द एफर्ट टू मॉडर्नाइज एंड डीकोलोनाइज इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इस वजह से इन सबको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटेड इन BNSS फॉर फास्टर जस्टिस डिलीवरी। यहाँ पे कहने की कौन सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाया गया है फास्टर जस्टिस डिलीवरी के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेस टेस्टिमोनी। इससे जस्टिस सिस्टम फास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, द BSA 2023 हैज़ बीन इनैक्टेड टू रिप्लेस विच प्रीवियस लॉ। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किस लॉ को रिप्लेस किया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। BNSS ने रिप्लेस किया है CRPC को और BNS ने रिप्लेस किया है IPC को। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे आपको असर्शन और रीज़न दिया गया है, पढ़ करके आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। असर्शन यहाँ पे है, द BSA रिकॉग्नाइजेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज प्राइमरी एविडेंस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। दूसरा रीज़न दिया गया है, सेक्शन 62 इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर सेकेंडरी अनलेस accompanied by a printed certificate। यहाँ पे कहने की सेक्शन 2 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेकेंडरी माने जाएंगे जब तक उनसे रिलेटेड कोई प्रिंटेड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ए यहाँ पे सही है लेकिन ये गलत है। जब प्राइमरी एविडेंस माना गया है तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो पहला सही है और रीज़न गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी असर्शन और रीज़न दिया गया है। असर्शन है यहाँ पर, ए कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज़ इनएडमिसिबल इन कोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर के सामने किया जाता है तो ये कोर्ट में एडमिट नहीं होगा, यानी कोर्ट में नहीं माना जाएगा। रीज़न दिया गया है, सेक्शन 23 ऑफ BSA रिटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरीनेस इन कन्फेशन। यहाँ पे अगर आपको सेक्शन नहीं भी पता तब भी आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। BSA में प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरीनेस फॉलो किया गया है, यानी अगर कोई भी अपनी इच्छा से कन्फेशन करता है बिना किसी प्रेशर के तभी उसको माना जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों यहाँ पे सही हैं और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइबर क्राइम रिलेटेड टू आइडेंटिटी थेफ्ट अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। यहाँ पे कह रहे हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड कौन सा साइबर क्राइम है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि आप किसी और की आइडेंटिटी ले करके क्राइम कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीलिंग पर्सनल डिटेल्स टू क्रिएट फेक आइडेंटिटीज एंड कमिट फ्रॉड। यानी किसी के पर्सनल डिटेल को चोरी करना फिर फेक आइडेंटिटीज बना के फ्रॉड करना, ये आइडेंटिटी थेफ्ट वाला साइबर क्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की रिक्वायरमेंट फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर द BSA इवन इफ इट इज ए सेकेंडरी एविडेंस। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर कोई सेकेंडरी एविडेंस भी है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे माना जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इट मस्ट बी एक्कम्पेन्ड बाई अ सर्टिफिकेट। यानी सेकेंडरी एविडेंस के केस में सर्टिफिकेट अगर दिया जाएगा तो उसको भी एडमिट कर लिया जाएगा, माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डज द टर्म ज़ीरो FIR इम्प्लाई अंडर द न्यू लॉ। तो ज़ीरो FIR का क्या मतलब है वही पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, FIR कैन बी फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन
रिगार्डलेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अब यहाँ पे जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं आएगी, कहीं भी आप FIR को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे विच लॉ रिप्लेस्ड द इंडियन पीनल कोड 1860। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, जिससे मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखा है या फिर नहीं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है द मेजर लीगल फ्रेमवर्क डज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सीक टू अलाइन विथ इन रिकॉग्नाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेजर लीगल फ्रेमवर्क है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो ये किसके साथ में अलाइन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को रिकॉग्नाइज करने में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते थे वो कहीं ना कहीं इसमें रिकॉर्ड होते थे, लेकिन अब इसी के साथ में ये इंटीग्रेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटनेस टाइप इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इन द BSA 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस तरह के विटनेस को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सपर्ट विटनेसेस सच एज फॉरेंसिक एनालिस्ट, इनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है। अब लास्ट में यहाँ पे नोट डाल के मैंने लिखा हुआ है जो समरी ट्रायल का क्वेश्चन था। जो समरी ट्रायल्स है BNSS में, ये पेटी ऑफेंसेस के लिए है, यानी ऐसे ऑफेंसेस जिसके लिए मैक्सिमम 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है, और ये दिया गया है सेक्शन 283 से 288 में। इसके अलावा ट्रायल इन एब्सेंटिया भी आप ध्यान में रखिएगा। BNSS में ये बताया गया है कि कोई भी क्रिमिनल जो है उसका ट्रायल चल सकता है अगर वो एब्सेंट है तब भी, ये दिया गया है सेक्शन 365 में। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ने लॉन्च किया था ऐप, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई सम्मन ऐप। ये इन्हीं नए क्रिमिनल लॉस के लिए लाया गया था, 2024 में चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ था। इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं। एक यहाँ पे ई प्रमाण ऐप है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको इस वजह से लाया गया था जिससे कि ई ऑथेंटिकेशन सिंगल साइन ऑन फ्रेमवर्क में डेवलप किया जा सके, यानी बहुत सारे जो मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं सेंट्रल और स्टेट की, उसको एक ही बार यूज़र नेम, पासवर्ड, OTP और बायोमेट्रिक्स के द्वारा एक्सेस किया जा सके, ऑथेंटिकेट किया जा सके। दूसरा यहाँ पे ऐप है ई प्रमाण ऐप, जिसको कि दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था। ये उनके इंटरनल यूज़ के लिए था और इसका पर्पस ये था कि जो नया क्रिमिनल लॉ लाया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड हों। तो दोनों का नाम सेम है बिल्कुल, लेकिन काम अलग अलग है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से दोनों मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने कंप्लीट पढ़ा है BNS, BNSS और BSA को। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।